हेलो एवरीवन, दिस इज बाबू स्नेही और आज हम 16 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना एंड चैनल को भी ऐसे ही फ्यूचर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। श्रीलंका पोल्स प्रेसिडेंट अनुराग कोलिशन विंस बिग। सो यूपीएसए के पर्सपेक्टिव से हमने ऐसा देखा है कि जब भी इंडिया के अलावा कोई ऐसी डेमोक्रेसी है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है अपने इलेक्शन के कारण, तो प्रीलिम्स में एंड इवन मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं जहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हमें इंडिया की जो पॉलिटी है या इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है उसे कंपेयर करना होता है उस कंट्री के इलेक्शन सिस्टम से। और यूजुअली ये जो कंट्री होती है जिस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं ये वो होती है जो अभी न्यूज़ में हो या उसके अंदर खुद के अंदर ही इलेक्शन हुए हो। फॉर एग्जाम्पल, जब फ्रांस में इलेक्शन हुआ था तब यूपीएससी के मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आ गया था जिसमें फ्रांस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और इंडिया के प्रेसिडेंट इलेक्शन को कंपेयर करने की एक बात की गई थी। तो वैसे ही अब क्योंकि श्रीलंका में एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन हुआ है तो इसके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार न्यूज़ देखते हैं और न्यूज़ बहुत ही छोटी सी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन लगा रखा है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो न्यूज़ का पार्ट थोड़ा सा छोटा सा ही है बट मेनली इसमें हमारा स्टैटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन चीज़ों पर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सो प्रेसिडेंट दिसनायक जो हैं अभी उनकी उनका जो एक रूलिंग अलायंस है जिससे श्रीलंका के पार्लियामेंट के अंदर एक मेजॉरिटी आई है। तो श्रीलंका के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। इंडिया में जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम है उसको हम पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम उसको बोलते हैं। श्रीलंका का जो सिस्टम है हम उसको सेमाई पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, पहली बात। दूसरी, देखो यहाँ पे लिखा है प्रेसिडेंट, लेकिन मैंने इलेक्शन बात करी है किसकी? पार्लियामेंट की। तो श्रीलंका का जो पार्लियामेंट है अभी उसके इलेक्शन हुए हैं, मतलब जो एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनके लिए वोट किया गया है। अब इनमें से ही कुछ लोग चुन के जो जो एमपीज़ जीत जाएंगे, इन्हीं में से कुछ लोग एक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और इन्हीं में से एक प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो हो गया। लेकिन जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है ना, उनके लिए भी इलेक्शन होते हैं और आम जनता जो सिविलियंस हैं, नॉर्मल लोग, वही वोट करते हैं। तो डायरेक्ट वोटिंग होती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है श्रीलंका में, क्योंकि इंडिया में ये वाला जो प्रोसेस है ना, जहाँ पे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वोट करते हैं, उन्हीं से निकल के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ये तो इंडिया में भी होता है। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट वाला प्रोसीजर है श्रीलंका का, ये इंडिया में नहीं होता, क्योंकि इंडिया में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए नॉर्मल लोग वोट नहीं करते, जो सिविलियंस हैं वो वोट नहीं करते। कौन वोट करता है? जिन लोगों को हमने वोट कर रखा है ऑलरेडी, मतलब जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, ये लोग वोट करते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, जबकि जो श्रीलंका है वहाँ पे प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होता है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब ये जो पर्टिकुलर इलेक्शन था ये श्रीलंका के पार्लियामेंट का था। प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो चुका है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था कुछ टाइम पहले, बट अभी जो इलेक्शन न्यूज़ में है वो है श्रीलंका के पार्लियामेंट का। तो देखते हैं जो श्रीलंका का लेजिस्लेचर है, जो कि पार्लियामेंट ही एक तरह से, और श्रीलंका के लेजिस्लेचर और इंडिया के लेजिस्लेचर में डिफरेंसेस क्या है। इस पे डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है और मेंस में भी वो आपसे डायरेक्टली ये लिखने के लिए पूछ सकते हैं। तो आपको डिफरेंट कैटेगरीज में पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करा जाए तो श्रीलंका में यूनिकैमरल सिस्टम है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट डिटेल है जो आपको ध्यान रखनी है। देखो, इंडिया में जो हमारा पार्लियामेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों मिला के इंडिया का पार्लियामेंट बनता है। जो नॉर्मल लोग हैं वो वोटिंग किसके लिए करते हैं? नॉर्मल लोग वोट करते हैं लोकसभा में। जो हम एमपीज भेजते हैं हम वोट करके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो हम लोकसभा में वोट करते हैं। जो राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स हैं ना, उनकी नियुक्ति के लिए हम लोग वोट नहीं करते। वो भी राज्यसभा में जो मेंबर्स आते हैं वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड ही होते हैं। ठीक है, राज्यसभा में मेंबर्स के लिए वोटिंग कौन करता है? स्टेट के एमएलएस, वो वोट करते हैं, उसके बाद राज्यसभा के मेंबर्स आ जाते हैं। हम किसके लिए वोट करते हैं? हम वोट करते हैं लोकसभा के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये श्रीलंका में नहीं है, क्योंकि श्रीलंका में सिर्फ एक ही पार्लियामेंट की बॉडी है,
वहाँ पे कोई लोकसभा या राज्यसभा नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक ही यूनिकैमरल पार्लियामेंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है। नंबर ऑफ सीट्स, जो श्रीलंका की नंबर ऑफ सीट्स है वो 225 ही है, जबकि इंडिया में लोकसभा की जो सीट्स है वो 545 है एंड राज्यसभा की 245 के अराउंड है। ये डिटेल भी आपको थोड़ी सी याद रखनी है। वैसे तो मैं ऐसे नंबर्स याद रखने के लिए आपको नहीं बोलता, बट क्योंकि अभी ये इलेक्शन हुआ ही है और इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं, और मेंस में अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया कि श्रीलंका और इंडियन पार्लियामेंट में डिफ्रेंशिएट करो, और अगर आपको कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आप ये तो लिख सकते हो, क्योंकि ये एक काफ़ी अच्छा डिफरेंस है। देन इलेक्ट्रल सिस्टम, इंडिया में जो इलेक्ट्रल सिस्टम यूज़ होता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका क्या मतलब होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डेफिनेटली बचपन से आप इसके बारे में सुनते आए रहे हो। जो सिस्टम इंडिया में चलता है उसको हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। इसमें बेसिकली यही होता है कि जो भी इंसान मेजॉरिटी वोट लाता है वो उस सीट पर वो इलेक्ट हो जाता है। तो सपोज 4 कैंडिडेट्स हैं, ए बी सी डी, एंड जो कैंडिडेट ए है इसको 35 वोट्स मिले हैं, कैंडिडेट बी को मिले हैं 25 वोट्स, कैंडिडेट सी को मिले हैं लेट से 25 वोट्स फिर से, और कैंडिडेट डी जो है इसको मिले हैं 15 वोट्स। ठीक है, तो देखो कैंडिडेट ए को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, है ना, एंड दैट इज़ वाई जो कैंडिडेट ए है वो विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो कैंडिडेट बी है, कैंडिडेट सी है और कैंडिडेट डी है, ये हार गए, इनका कुछ नहीं होगा, मतलब इनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। सिर्फ जो विनर है, जो ए है, उसको सीट मिल जाएगी, सिंपल। तो ये हो गया फर्स्ट पास द पोस्ट, कि जो सबसे पहले आ गया, सबसे आगे आ गया, उसको जीता हुआ मान लिया जाता है। श्रीलंका में जो सिस्टम यूज़ होता है पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जहाँ पे द नंबर ऑफ सीट्स अ पार्टी विन्स इन द पार्लियामेंट मैचेस द परसेंटेज ऑफ वोट्स दे गेट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पूरा पार्लियामेंट है, अब नॉर्मल इलेक्शन होते हैं बहुत सारी सीट्स के ऊपर, पार्लियामेंट में बहुत सारी सीट्स हैं, हमने देखा 225 सीट्स हैं। ठीक है, अब इन 225 सीट्स में से कितनी सीट्स किस पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगी। मान लेते हैं पार्टी 1 है, ये पार्टी 2 है, ये पार्टी 3 है, ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इस पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए लड़ रही हैं। तो जितने परसेंटेज ऑफ वोट मिलेंगे उनको, उनके अकॉर्डिंग इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को सीट मिल जाएगी। फर्स्ट पास पोस्ट द सिस्टम में ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो, जो ए है उसको 35 वोट्स मिले ना, मतलब 35% वोट मिले, इस बी को 25% वोट मिले, सी को 25 मिले, डी को 15 मिले। लेकिन क्योंकि बी और सी और डी इनमें से कोई भी मेजॉरिटी वोट्स नहीं ला पाया, मेजॉरिटी वोट सिर्फ ए को मिले, तो बी सी डी हट गए, इनका कोई रेलेवेंस रहा नहीं। अब अभी अगले इलेक्शन में ट्राई करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये है कि पार्टी 1 को मान लेते हैं 40 वोट्स मिले, पार्टी 2 को मिले 30 वोट्स और पार्टी 3 को भी मिले 30 वोट्स। तो इससे क्या होगा, 30% जितनी भी सीट्स हैं वो पार्टी 3 को मिल जाएंगी, 30% सीट्स पार्टी 2 को मिल जाएगी और 40% जितनी भी सीट्स हैं वो पार्टी 1 को मिल जाएंगी। तो जितनी सीट्स पार्लियामेंट में दी जा रही है हर पार्टी को, वो डिसाइडेड है कि उस पार्टी को कितने वोट्स मिले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होता है, जो स्मॉलर पार्टीज़ हैं, देखो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या है, ये जिस पार्टी को यहाँ पे 15 वोट्स मिले ना, ये यूजुअली कौन सी पार्टीज़ होती हैं, ये यूजुअली वो पार्टीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसलिए उनको सिर्फ इतने कम वोट मिले। लेकिन यहाँ पे तो उनको हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ही कम वोट मिल रहे हैं, तो वो कभी जीत ही नहीं पाएंगे, तो उनका रिप्रेजेंटेशन कभी हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर बहुत ही छोटी पार्टी को 1% भी वोट में भी मिले, तो कम से कम 1% जितनी उनको सीट्स मिल जाएगी पार्लियामेंट के अंदर। तो हर किसी के लिए रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट करता है अगर उसको थोड़े भी वोट मिले हैं तो इससे डाइवर्सिटी भी इंश्योर रहती है और माइनॉरिटी राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने का एक सिस्टम बना हुआ है। इलेक्शन फ्रीक्वेंसी हर 5 साल में होता है इलेक्शन। यहाँ पे इंडिया में जो लोकसभा है उसमें भी हर 5 साल इलेक्शन होता है, लेकिन जो राज्यसभा है वहाँ पे 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं और हर 2 साल में 1/3 नए मेंबर आते हैं। ये तो बेसिक राज्यसभा के बारे में डिटेल है। वोटिंग मैकेनिज्म श्रीलंका में पेपर बैलेट से ही है। इंडिया में अब ऑलमोस्ट सारे इलेक्शंस में ही ईवीएम या फिर इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का जो यूज़ है वो चालू कर दिया गया है। एलिजिबिलिटी, सिटीजन्स 18 एंड अबव विद नो डुअल सिटीजनशिप and fulfilling other legal criteria are eligible to apply to become a member of parliament।
मतलब जो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के इलेक्शन में फाइट कर सकते हैं वो 18 प्लस होने चाहिए। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में वोटिंग करने की एज तो 18 प्लस है, लेकिन लोकसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए 25 ईयर्स मिनिमम होना पड़ेगा एंड राज्यसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए 30 ईयर्स एटलीस्ट उस इंसान को होना पड़ेगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। देन माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, ये मैंने आपको अभी बताया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से उन पार्टीज को भी पार्लियामेंट के अंदर सीट मिल जाती है जिनको बहुत ही कम वोट मिलते हैं, जो कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो इंडिया में है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए इंडिया में क्या कर रखा है, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट्स को रिजर्व कर रखा है। तो यहाँ पे तो सीट्स रिजर्व करने की जरूरत नहीं है श्रीलंका में, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे ना कैसे करके बहुत ही छोटी छोटी पार्टीज को, छोटी माइनॉरिटीज को भी सीट इंश्योर कर देती है पार्लियामेंट के अंदर। इंडिया में क्योंकि ये इंश्योर किसी भी सिस्टम से नहीं हो पाता, इसलिए सीट्स को रिजर्व रखा गया है। तो ये बहुत सारी डिटेल्स थी स्टैटिक और करंट की श्रीलंका इलेक्शंस के बारे में, और श्रीलंकन और इंडियन पॉलिटी का जो डिफरेंस है वो भी हमने डिटेल में देखा है। तो इन पे क्वेश्चंस बनते हैं मेंस एंड प्रीलिम्स में, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इलैबोरेट करके उसको बताया है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडिया सेज क्लाइमेट फाइनेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट गोल। सो अभी क्या हो रहा है, UNFCCC यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक फ्रेमवर्क बना है क्लाइमेट चेंज के लिए। उसकी कॉन्फ्रेंस होती है हर साल। इस साल जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, और ये हो रही है बाकू में। बाकू कैपिटल है एक कंट्री की जिसका नाम है अज़रबैजान। अज़रबैजान एक ऐसी कंट्री है जो कि कास्पियन सी के पास लोकेटेड है, एंड अज़रबैजान आर्मेनिया के साथ एक बहुत ही वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट में अभी उलझी हुई है, जो कि नगोर्नो काराबाख एक रीजन है, उसको लेकर ये वायलेंस चल रहा था। तो ये बेसिक न्यूज़ है जो मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया कि ये कंट्री क्या है, इसके आसपास कौन सा रीजन है। इसके बियॉन्ड भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप गूगल मैप्स पर जाओ और इस कंट्री के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा ढंग से देखो, क्योंकि अब ये प्लेस इन न्यूज़ का पार्ट बन चुकी है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन बनना बहुत ही ऑब्वियस है प्रीलिम्स के अंदर। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं प्रीलिम्स के अंदर जो भी प्लेसेस न्यूज़ में आ जाती हैं। ठीक है, तो उनकी कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री है, कौन सी वाटर बॉडी है उनके पास, कहाँ पे वो लोकेटेड है, प्लीज़ गूगल मैप्स पे जाके इनको आप देखना। एनीवे, तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अभी चल रही है अज़रबैजान के अंदर, ये इसके अंदर जो मेन मुद्दा है वो क्लाइमेट फाइनेंस का ही है। क्लाइमेट फाइनेंस का ये जो टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैंने आपको बहुत बार पिछले कुछ सेशंस में भी बताया है, तो उसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक्चुअली हिस्टोरिकली जो फॉसिल फ्यूल बर्न करा है वो किसने बर्न करा है, वो करा है डेवलप्ड कंट्रीज़ ने। ठीक है, इस फॉसिल फ्यूल को बर्न करके उन्होंने बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इन सबको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया। इसके कारण हो गया क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब और इसी के कारण जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना वो डेवलप्ड कंट्रीज बन पाई, और ये सब हो रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमारी तो ग्रोथ स्टोरी अभी चालू ही हुई है ना, हमारी तो ग्रोथ स्टोरी अभी चालू हुई है। और अभी जो मॉडल है वो क्या है कि फॉसिल फ्यूल को बर्न करो और डेवलप्ड हो जाओ, तो हमारे पास भी तो वही मॉडल है ना। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज अब हमें बोल रही है कि देखो डेवलपिंग कंट्रीज, आप प्लीज़ फॉसिल फ्यूल को बर्न मत करो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है उससे, और अभी हो भी रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि देखो अभी जो पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके पीछे डेवलप्ड कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि उन्होंने बिना किसी रुकावट के इतना सारा फॉसिल फ्यूल बर्न करके ग्रीन हाउस गैसेस आसमान में छोड़ दी, और अब वो हमें बोलने आ रहा है कि प्लीज़ आप फॉसिल फ्यूल मत बर्न करो। बट हमें डेवलपिंग से डेवलप्ड बनना भी तो है ना। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसके लिए एनर्जी तो हमें यूज़ करनी ही पड़ेगी। तो अब क्या करा जाए, दो चीज़ें करी जाएगी। एक तो उन टेक्नोलॉजीज़ या उन मशीन्स को यूज़ करा जाए जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली हो। ठीक है, तो मतलब टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे फॉसिल फ्यूल ज़्यादा बर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन ये टेक्नोलॉजीज़ बहुत महंगी होती है। तो हमें क्लाइमेट फाइनेंस भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, जिसके थ्रू हम डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनने की जो हमारी ये ट्रेजेक्ट्री है, इसको बिना फॉसिल फ्यूल बर्न करे
या फिर बहुत कम से कम फॉसिल फ्यूल बर्न करके हम यहाँ तक पहुँच पाए। तो हमें क्लाइमेट फाइनेंस की इसलिए भी ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है, और टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए भी क्लाइमेट फाइनेंस की ज़रूरत है। और ये पैसा देगा कौन? कौन देगा ये पैसा हमें? ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्रीज़ देगी, क्योंकि हिस्टोरिकली उन्होंने ही तो आज ग्लोबल वार्मिंग कॉज करी है, ठीक है? और वही हमें बोल रहे हैं कि तुम फॉसिल फ्यूल बर्न मत करो। तो हम बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमें क्लाइमेट फाइनेंस दे दो, हम फॉसिल फ्यूल बर्न नहीं करेंगे। तो इंडिया ये बोल रहा है कि ये जो क्लाइमेट फाइनेंस आएगा ना डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री के अंदर, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो फिर आप उससे रिटर्न भी एक्सपेक्ट करते हो। यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि ये डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो पैसा आ रहा है क्लाइमेट फाइनेंस के रूप में, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज का डेवलपिंग कंट्री के अंदर। ये एक तरह से उनका ऑब्लिगेशन है, उनके ऊपर ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करनी चाहिए अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए सस्टेनेबल मैनर में, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए, और इंडिया ने यही चीज़ यहाँ पे बोली है। अब चलते हैं और न्यूज़ को और ज़्यादा डेप्थ में देखते हैं। सो जो ऑन गोइंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है अज़रबैजान के बाकू के अंदर, यहाँ पे इंडिया ने यही बोला है कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है, क्लाइमेट फाइनेंस क्या है? वो मनी जो कि नेसेसरी है टू इंसेंटिवाइज एंड फैसिलिटेट डेवलपिंग कंट्रीज अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ओवर फॉसिल फ्यूल। देखिए यही तो ये लाइन लिखी है ना कि क्लाइमेट फाइनेंस एक ऐसा पैसा है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को पुश करेगा, उनको इंसेंटिव देगा एंड अपनी ग्रोथ के लिए फॉसिल फ्यूल की जगह रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करने के लिए, ठीक है? यही वो क्लाइमेट फाइनेंस है। सो ये जो क्लाइमेट फाइनेंस है शुड नॉट बी सीन एज इन्वेस्टमेंट गोल्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जैसे वो देखेंगे तो वो रिटर्न भी एक्सपेक्ट करेंगे, बट यहाँ पे वो रिटर्न की बात ही नहीं है। यहाँ पे तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का ऑब्लिगेशन है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अब तक उन्होंने डैमेज करा है क्लाइमेट को, अगर हम अगर वो नहीं चाहते, अगर वो ये नहीं चाहते कि हम भी डैमेज करें क्लाइमेट को, तो उन्हें उसका कॉम्पनसेशन तो देना पड़ेगा ना हमें। पेरिस अग्रीमेंट जो कि 2015 में हुआ था बाय द वे, और ये जो 2015 में पेरिस अग्रीमेंट हुआ था, इस टाइम जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही थी वो थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21st, और आज या अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी चल रही है नवंबर में वो 29th है, ठीक है? पेरिस अग्रीमेंट में ये क्लियर हो गया था दैट हु इज़ टू प्रोवाइड एंड मोबिलाइज द क्लाइमेट फाइनेंस। मतलब ये जो क्लाइमेट फाइनेंस है ये कौन मोबिलाइज करेगा, कौन इकट्ठा करके प्रोवाइड करेगा? वो करेंगी डेवलप्ड कंट्रीज। एंड एक और चीज़ पे अभी बात चल रही है करंटली, वो ये है, और अभी जो ये COP29 चल रही है ये कंक्लूड नहीं हुई है, इस पर डिस्कशन अभी चालू है कि 2030 तक 5 ट्रिलियन से 6.8 ट्रिलियन तक का जो फाइनेंस है वो मिलना चाहिए। मतलब क्लाइमेट फाइनेंस जो डेवलप कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज के पास आएगा, ये टोटल 5 ट्रिलियन से 6.8 ट्रिलियन तक होना चाहिए, 2030 तक इतना अवेलेबल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आपको ध्यान रखना है। द की मोमेंट हाउएवर दैट द हंड्रेड्स ऑफ नेगोशिएटर्स आर वर्किंग अपॉन इज द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। तो ये जो निकल के आएगा ना अभी, क्योंकि इस पर डिस्कशन चल रहा है इस पॉइंट पर कि इतना पॉइंट या इतना क्लाइमेट फाइनेंस तो होना चाहिए, डेवलप्ड कंट्रीज बोलेगी कि नहीं नहीं इतना क्लाइमेट फाइनेंस हम नहीं दे सकते, तो नेगोशिएशंस चल रही हैं, और जब नेगोशिएशंस पूरी हो जाएगी तो उससे क्या निकलेगा? एक न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल निकल के आएगा क्लाइमेट फाइनेंस पर। तो अभी जो ये NCQG है ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी इस पर भी डिस्कशन चल रहा है। दिस इज एन एस्टिमेट ऑफ मनी डेवलपिंग कंट्रीज विल रिक्वायर टू अडेप्ट टू द क्लाइमेट चेंज एंड शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन डेवलपमेंट नीड्स। ये जो लास्ट वाला पैरा है ये बहुत ही अच्छे से हमारे सारे डिस्कशन को क्या करता है, समराइज कर देता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि ये एक ऐसा मनी है जो हमें सारी डेवलपिंग कंट्रीज को कलेक्टिवली उसकी ज़रूरत है ताकि हम क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट कर पाएँ और शिफ्ट कर पाएँ। फॉसिल फ्यूल की जगह हम रिन्यूएबल एनर्जी को ही यूज़ करेंगे, और ये जो शिफ्ट होगा हमारा ये इस तरह से होगा कि इसके दौरान हम हमारी डेवलपमेंटल नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, मतलब हम हमारी ग्रोथ को चालू ही रखेंगे। द एग्जिस्टिंग एस्टिमेट अग्रीड इन 2009। तो देखो अभी आपको ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि 2030 तक 5 से 6.8 ट्रिलियन डॉलर्स मिलने चाहिए, तो क्या अभी भी कुछ क्लाइमेट फाइनेंस मिल रहा है? हाँ, 2009 के अंदर ये डिस्कशन हुआ था जब कोपेनहेगन समिट हुई थी, वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हुई थी कि
2020 तक आते आते कंट्रीज को, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको हर साल $100 बिलियन प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, ये डिस्कस हो चुका था 2020 से 2025 के बीच तक। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ थी 2009 से 2022 हो गया, तब जाके ये जो 100 बिलियन वाला जो ओवरऑल बेनिफिट था, जो क्लाइमेट फाइनेंस था, ये प्रोवाइड हुआ था। मतलब ये $100 बिलियन पर ईयर का जो एम था, इसको एक्टिव होने में काफ़ी टाइम लग गया। इंटरवीनिंग ऑन द बिहाफ ऑफ अ कलेक्टिव लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज, ये भी आपको ध्यान रखना है कि लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज साथ में आई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है एक तरह से, और सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हो। वैसे तो एनवायरनमेंट और इकोनॉमी, इन दोनों के अंदर ही लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज का ये जो टर्म है, इसको यूज़ करा जाता है, जहाँ पे वो डेवलपिंग कंट्रीज जो सिमिलर प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस से गुजर रही हैं, वो साथ में आती है और एक साथ मिलके अपनी जो भी बात है वो रखती है। देन इंडियाज इंटरवेंशन reiterated that the developed countries need to commit to providing at least 1.3 trillion every year till 2030। तो इंडिया क्या बोल रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज को हर साल 2025 से, मतलब अगले 5 साल जो आएंगे, उसमें 1.3 ट्रिलियन डॉलर हर साल प्रोवाइड करने पड़ेंगे 2030 तक। तो ये अगर आप इसको ढंग से देखो, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल ये निकल के आता है 6.5 ट्रिलियन के अराउंड। तो इंडिया क्या बोल रहे हैं कि 2030 तक हर साल 1.3 ट्रिलियन डॉलर डेवलप्ड कंट्रीज को देने पड़ेंगे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एज अ क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है, और ये किस तरह का फाइनेंस होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इस पे ना प्रीलिम्स में रैंडम स्टेटमेंट बन जाता है। प्रीलिम्स में लिखा होगा कि जो अज़रबैजान में COP29 में बात चल रही है इन न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स की, उसमें जो $5 ट्रिलियन से $6.8 ट्रिलियन बाय 2030 प्रोवाइड करने हैं, वो सारे के सारे ग्रांट्स के फॉर्म में होंगे। ये प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ जाएगा, बट ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो पैसा आएगा ये मल्टीपल फॉर्म्स में आएगा। पहला फॉर्म होगा इसका ग्रांट। ग्रांट क्या होता है? ग्रांट एक ऐसा पैसा होता है जो कि बस डोनेशन होता है। तो डेवलप्ड कंट्री ने डेवलपिंग कंट्रीज को ये ग्रांट दे दी, तो मतलब ये पूरा का पूरा पैसा अब डेवलपिंग कंट्रीज के पास ही है। इससे कुछ भी एक्सपेक्टेशन डेवलप्ड कंट्रीज नहीं रख सकती। मतलब इसका कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, ना ही इसको कहीं फ्यूचर में चुकाना है, ना ही इसका कोई डिविडेंड या रिटर्न देना है, कुछ भी नहीं। ये एज अ डोनेशन डेवलप्ड कंट्रीज ने डेवलपिंग कंट्रीज को दे दिया, तो ये हो जाती है ग्रांट। देन दूसरा क्या तरीका है क्लाइमेट फाइनेंस का? दूसरा तरीका है जो यहाँ पे लिखा है कंसेशनल फाइनेंस। कंसेशनल फाइनेंस क्या होता है कि एक तरह से लोन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा चीप है, बहुत ही चीप लोन, मतलब बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट इस लोन पे होती है। इसी को सॉफ्ट लोन भी बोला जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि दूसरा क्या तरीका है क्लाइमेट फाइनेंस का? कंसेशनल फाइनेंस, मतलब ऐसा लोन जो कि डेवलप्ड कंट्रीज देंगी डेवलपिंग कंट्रीज को, जिस पे जो इंटरेस्ट रेट डेवलपिंग कंट्रीज पे करेगी डेवलप्ड कंट्रीज को, वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंसेशनल फाइनेंस। तीसरा तरीका है नॉन डेट इंड्यूसिंग सपोर्ट। नॉन डेट इंड्यूसिंग सपोर्ट क्या होगा? ये एक तरह का नॉन डेट इंड्यूसिंग सपोर्ट, ये बेसिकली एक तरह का ऐसा लोन होगा जिसमें डेट क्रिएट नहीं होगी। मतलब सिंपली बात है कि जो लोन है उसमें इंटरेस्ट रेट कितनी है? 0%। सिंपल कि ये ग्रांट नहीं है, क्योंकि ग्रांट में क्या होता है? डोनेशन हो गया। इसमें क्या होगा? पैसा दिया जाएगा और ये पैसा फ्यूचर में रिकवर भी कर लेगी डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लेगी, कोई ब्याज दर नहीं लगेगा इस पर। तो ये 3 तरीके आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूज़ में मैंशनड है और इंडिया ने भी इनको बोला है कि इन तीनों तरीके के थ्रू ये 1.3 ट्रिलियन डॉलर आएंगे हर साल। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डिमांड कर रहा है डेवलप्ड कंट्रीज से एज अ फॉर्म ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, ये एक डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी नहीं है। इसका छोटा सा पार्ट ही होगा डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी, जिसको हम डोनेशन कह सकते हैं, लेकिन बाकी जो पार्ट है वो डेवलपिंग कंट्रीज को चुकाना पड़ेगा, या तो जीरो इंटरेस्ट पे या फिर एक कंसेशनल रेट पर। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट था जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, LDF UDF स्लैम सेंटर्स डिले इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ। एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है ये थोड़ी सी पॉलिटिकल है, लेकिन मैंने इसको इंक्लूड इसलिए करा है
क्योंकि वायनाड जो है वो अब न्यूज़ में आ चुका है। एक्चुअली वायनाड एक रीजन है केरला का, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हुई थी एंड इसके ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं वो ये क्लेम कर रही हैं कि यूनियन गवर्नमेंट ने उनको टाइमली मदद नहीं करी और जिस लेवल की मदद करी थी वो इनफ नहीं थी। ऑब्वियसली अब क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकल डिबेट हो जाता है, इसमें हम नहीं जाएंगे, बट हमें ये पता होना चाहिए कि लैंडस्लाइड के बारे में यहाँ पे क्या हमें पता होना चाहिए। और वायनाड क्योंकि न्यूज़ में है, तो क्या वायनाड के बारे में कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ है जो कि प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, क्योंकि वो न्यूज़ में है, क्योंकि अब वायनाड क्या हो चुका है, प्लेसेस इन न्यूज़ का पार्ट बन चुका है और इस पर थोड़ा सा स्पेशल फोकस यूपीएससी में दिया जा सकता है। तो अब लैंडस्लाइड्स का दो तीन जो डिटेल्स है वो ध्यान रखनी पड़ेगी हमें कि लैंडस्लाइड एटलास एक तो प्रिपेयर करता है कौन, इसरो। इसी पर एक अलग से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कुछ नहीं है, एक तरह से रिकॉर्ड मैपिंग करी गई है पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड्स आती हैं उसकी। तो इस लैंडस्लाइड एटलस के अकॉर्डिंग इंडिया टॉप 5 लैंडस्लाइड प्रोन कंट्रीज में आता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिटेल है जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी, इंडिया का ऑलमोस्ट 12 से 13% जो एरिया है लैंड एरिया, वो लैंडस्लाइड हजार्ड के लिए वल्नरेबल है, मतलब वहाँ पे लैंडस्लाइड्स आ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मेंस में यूजुअली आपको ये डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर लैंडस्लाइड में डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इंट्रोडक्शन में आप ये दोनों फैक्ट्स लिख सकते हो, आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो सकता है। अब देखते हैं वायनाड के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से वायनाड में आती है एक वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक्चुअली क्या है, जो कर्नाटका का रीजन है, ये हो गया कर्नाटका, यहाँ पे आ जाता है तमिलनाडु और नीचे के साथ आ जाता है केरला। ठीक है, तो ये जो रीजन है ना, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला का, इन तीनों के ये जो ट्राई जंक्शन है, ये जो तीनों का जो ट्राई जंक्शन है, यहाँ पे लोकेटेड है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इस नीलगिरी बायोस्फीयर में बहुत सारी छोटी छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं और टाइगर रिजर्व भी हैं। इन सबको मिला के एक बहुत बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया है। तो इसी का नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक छोटा सा पार्ट जो कि केरला में आता है वो है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल्स भी रहते हैं। अब क्योंकि देखो वायनाड में अगर लैंडस्लाइड्स आ रही है तो जो ट्राइबल रीजन, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनका भी जो नेचुरल हैबिटाट है डेफिनेटली वो भी काफ़ी डैमेज हुआ ही है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे आपको ट्राइब्स का नेम दे देंगे और यहाँ पे लिखा होगा स्टेट एंड आपको मैच द फॉलोइंग करनी होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एनीवे जो ट्राइब्स रहते हैं इन फॉरेस्ट में, ये कौन कौन से हैं? आदिवासीज हैं जैसे पनियाज, देन कुरुमाज, ओरालियाज, देन अडियंस। आई विल रिकमेंड आप इन चारों का तो नाम याद रखो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पनियाज एंड अडियंस तो आप डिफरेंट डिफरेंट जगह, आई एम प्रेटी श्योर आपने कहीं ना कहीं न्यूज़ में सुना भी होगा इन्हें। सो इन चारों का आपको नाम ध्यान रखना है, सिर्फ ये सोच के कि ये केरला के अराउंड आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ नोन फॉर हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन केरला। तो केरला में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है टाइगर की? वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी हो जाती है क्योंकि ये एक प्लेस इन न्यूज़ बन गई थी, तो इस पे प्रीलिम्स में स्पेशल फोकस दिया जा सकता था, इसलिए इसको अलग से हमने डिटेल में पढ़ा है। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पे ऑथर ने एक एडिटोरियल लिखा है, यूनिवर्सिटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। एक्चुअली अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने ये डिक्लेयर करा था कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो आर्टिकल 30 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी को जस्टिफाई करते हुए ये पूरा आर्टिकल, ये पूरा एडिटोरियल लिखा गया है। अब इसमें बहुत सादा हिस्ट्री है इस पूरे केस की, और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में बहुत सारा स्टोरी भी मेंशन है। वो यूपीएससी के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है इस एडिटोरियल में से, लेकिन इसी एडिटोरियल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन फैक्ट्स को मैंने यहाँ पे कंबाइन करके लिखा है। पहली बात तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसका पहले नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, ये इसका पहले इनिशियली नाम था। इसको इस्टेब्लिश किया था सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, क्योंकि आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने जाओगे,
जो यूपीएससी का ही सिलेबस है, उसके अंदर एक टॉपिक आता है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, SRRM। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में हम डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर रिफॉर्म की बात करते हैं। वहीं पर सर सैयद अहमद खान का भी नाम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो सर सैयद अहमद खान का एम ये था कि वो इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनके अंदर वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करें, साथ में ही विमेन को लेकर बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करें, जो कंजर्वेटिज्म है उसको इम्प्रूव करें, एंड जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो वेस्ट के नॉवल आइडियाज़ हैं, वो मुस्लिम पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। ओवरऑल उनका एम ये था कि वो इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन को थोड़ा सा अर्बनाइज और मॉडर्नाइज करना चाहते थे। एंड इसी के लिए एक स्टेप ये था कि उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था। अब ये जो ईयर यहाँ पे ऑथर ने लिखा है ना इस एडिटोरियल के, वो मेंशन है 1877, लेकिन हर डिफरेंट सोर्स में जो मेन ईयर लिखा है वो 1875 ही है। आई विल रिकमेंड आप 1875 ही याद रखो। ऑथर ने 1877 आई डोंट नो क्यों लिखा है, ये बताने के लिए ही मैंने इस ईयर को इंक्लूड करा था। वैसे आपको 1875 ही याद रखना है। तो 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन की थी। अब क्या हुआ था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तब एक क्वेश्चन आता है कि क्या आर्टिकल 30 के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या नहीं। क्योंकि आर्टिकल 30 दो टाइप की माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है। एक हो जाता है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और दूसरी हो जाती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर जो माइनॉरिटीज़ हैं वो। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो एक केस होता है एस अजीज़ बाशा केस। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये नाम याद रखो, क्योंकि ये बहुत बार पिछले 1 महीने से न्यूज़ में ही है ये AMU का। तो जो ये बाशा केस था इसके अंदर बोला गया था कि AMU माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है। उसके बाद बहुत एक पार्लियामेंट का एक्ट भी आता है, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट उस एक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर देता है। ये पूरी हिस्ट्री है उसकी। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 2024 में फिर से ये केस रीसर्फेस होता है, जहाँ पे 7 जज की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 4:3 के ओवरऑल स्प्लिट डिसीजन से ये डिसाइड कर दिया कि ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है आर्टिकल 30 के अंदर। तो 3 जजेस ने क्या करा, डिसेंट करा, मतलब उन्होंने अग्री नहीं करा, और 4 जजेस ने अग्री करा कि हाँ ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो जूरिस्प्रूडेंस है वो बहुत टाइम से इंप्रूव होता जा रहा है। ये सारी चीज़ें ऑथर लिख रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पुराना डिसीजन था इतने साल पुराना उसको ओवर रूल कर दिया। ऐसे पहले बहुत बार भी हुआ है, उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। जैसे जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है AK गोपालन को, उसको ओवर रूल किया गया था मेनका गांधी के केस में। और यहाँ पे मेनका गांधी के केस में एक नई डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस करा था जिसका नाम था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। ड्यू प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करा था। एक्चुअली इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें स्टार्टिंग से ही प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में था। यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें था ड्यू प्रोसेस। और मेनका गांधी के जो केस से क्या होता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो था ये तो चालू रहेगा ही, साथ में इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी इंट्रोड्यूस करा जाता है। अब इसका डिफरेंस क्या है, बहुत ही ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ये बोलता है कि अगर पार्लियामेंट ने, एक बहुत ही सिंपल आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास कर दिया और पुलिस ने या कोई भी अथॉरिटी है उसने इस लॉ को फॉलो करते हुए लोगों को ट्रीट करा है, तो चाहे लोगों के साथ बहुत बुरा भी हो गया हो, अगर जो अथॉरिटी ने उन लोगों को ट्रीट करा है वो लॉ के अकॉर्डिंग था तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलता है कि क्या होगा अगर लॉ ही गलत हुआ तो, मतलब अगर लॉ ही अंदर से फ्लॉड हुआ तो क्या होगा। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलता है कि जिस इंटेंशन से लॉ बनाया गया है वो भी चेक होनी चाहिए। मतलब कोई अथॉरिटी ये नहीं बोल सकती कि भाई हम तो लॉ के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। देखो यहाँ पे ड्यू प्रोसेस बोलेगा कि अगर लॉ ही खराब है या लॉ की बनाने की इंटेंशन खराब है, बहुत ज़्यादा आर्बिट्ररी और अजीब सा है लॉ, तो वो जो एक्शन है अथॉरिटी का वो अब अलाउड नहीं किया जाएगा। तो आप समझ सकते हो दोनों में डिफरेंस क्या है। सो ये एक एग्जाम्पल दिया है जहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि देखो ऐसे भी बहुत एग्जाम्पल्स है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने डिसीजंस को बदला है, जैसे इस केस में भी हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले में। एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया है
जहाँ पे केएस पुट्टासामी जो केस था, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये चारों केस जहाँ पे लिखे हैं ना, आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो केएस पुट्टासामी 2017 का केस था, जहाँ पे ये डिक्लेयर करा गया कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाके फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको राइट टू प्राइवेसी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे केस चल रहा था, और इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू प्राइवेसी इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, वो इम्प्लाइड है, वो इम्प्लिसिट है, मतलब वो ऑलरेडी उसके अंदर छुपा हुआ है, वो दिख नहीं रहा आपको बट वो उसके अंदर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड इस जजमेंट को देते टाइम उन्होंने एमपी शर्मा जो केस है उसको ओवर रूल किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में ऐसे अगेन मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चंस आ सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे एक साइड कॉलम में लिखा होगा केस का नाम और दूसरी साइड लिखा होगा कि उस केस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होगा एमपी शर्मा केस, इसके सामने लिख देंगे डिक्लेयरिंग राइट टू प्राइवेसी एज द फंडामेंटल राइट। अब ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना, क्योंकि एमपी शर्मा केस तो इसके अगेंस्ट थे, तभी तो उसको ओवर रूल करा गया केएस पुट्टासामी केस के अंदर। देन इफ माइनॉरिटी हैज एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन इट वुड गेट द कंसेक्वेंशियल राइट टू एडमिनिस्टर। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि देखो, अगर माइनॉरिटी ने कोई इंस्टीट्यूशन बना लिया है तो ऑटोमेटिकली ही उसको एडमिनिस्टर करने की भी राइट उस माइनॉरिटी को ही मिल जाती है, तो वो ओवरऑल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ही बन जाता है। एक और कीवर्ड ऑथर ने यहाँ पे यूज करा है, उसका नाम है जुडिशियल डिसिप्लिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे रैंडम कीवर्ड्स उठाकर प्रीलिम्स से पूछ लिए जाते हैं। जुडिशियल डिसिप्लिन यहाँ पे डिस्प्ले करा गया, जहाँ पे डिसेंटिंग जजेस ने अपना डिसेंट डिस्प्ले करा। मतलब 3 जजेस ने अग्री नहीं करा ना, तो ये बोल रहे हैं कि ये एक एग्जाम्पल है जुडिशियल डिसिप्लिन का। जुडिशियल डिसिप्लिन का मतलब यही होता है कि जो प्रोसीजर है उसको ढंग से फॉलो करना, जो पुराने जजमेंट्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करना, जो हायर कोर्ट्स हैं मतलब जो ऊपर वाले कोर्ट्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करेगा लोअर कोर्ट। तो ये जो बेसिक टर्म्स है ना, इसी को जुडिशियल डिसिप्लिन बोलते हैं। तो ये भी कीवर्ड है जिसको आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अ जंबो क्राइसिस इन मध्य प्रदेश। ये पर्टिकुलर न्यूज़ भी हमने पहले डिस्कस करी है इस रिगार्ड के अंदर ही, तो फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के थोड़े से ईस्टर्न साइड एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है बाय द वे, ठीक है, बट इसको यूजुअली टाइगर रिजर्व ही बोला जाता है क्योंकि ये टाइगर रिजर्व बन चुका है। इसके ऊपर की साइड है विंध्यन रेंज और इसके नीचे की साइड है सतपुरा रेंज। ये बेसिक मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी है जो आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। सो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, अब इससे प्रीलिम्स में जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना उन्हीं पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पे रिसेंटली 10 एलिफेंट्स की सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस के अंदर डेथ हो गई। हमें नहीं पता वो क्यों उनकी डेथ हुई। फिर मल्टीपल टीम्स गई, सेंट्रल एजेंसीज गई, स्टेट एजेंसीज गई, क्योंकि देखो जो एलिफेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिली हुई है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके अंदर वो शेड्यूल 1 में आता है। तो उनको मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिली हुई है इंडिया के अंदर। तो अगर 10 एलिफेंट्स की ऐसे रैंडमली डेथ हो जाए अननेचुरल कॉजेज के कारण, तो एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। अब कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद एक क्लेम करा गया। क्लेम ये था कि एलिफेंट्स एक खेत में गए और इस पर्टिकुलर फील्ड में कोडो मिलेट करके एक क्रॉप थी, वो उगी हुई थी। अब कोडो मिलेट क्या है? कोडो मिलेट एक मोटा अनाज है, जैसे बाजरा होता है वो भी एक मिलेट होता है, तो कोडो मिलेट भी एक डिफरेंट टाइप का मिलेट ही है। एंड इसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया एलिफेंट्स ने और उसके कारण उनकी डेथ हो गई। फिर जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये बरेली के अंदर लोकेटेड है। इन्होंने ये और ज़्यादा स्टडी करी और इनको मिला हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइक्लोपायाजोनिक एसिड। ये एलिफेंट के ऑर्गन्स के अंदर में मिला, और साइक्लोपायाजोनिक एसिड जब एलिफेंट्स के ऑर्गन के अंदर मिलता है तब ये थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाता है कि इन्होंने शायद कोडो मिलेट का कंजम्पशन किया है। तो देखो प्रीलिम्स में यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम हैं कि जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका IVRI इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफ़ी कम है। बट फिर भी मैं रेकमेंड करूँगा कि आप याद रख लो कि ये बरेली के अंदर है, क्योंकि ये न्यूज़ में आ चुका है अब। देन जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, इसकी जो मैनेजमेंट टीम है उन्होंने कोडो क्रॉप जो है कोदो मिलेट, उसके भी सैंपल्स इकट्ठे करे
और इनको भेजे इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ये कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है। अगेन ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बट क्योंकि पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है और क्योंकि ये न्यूज़ में है इंस्टीट्यूशंस, इट इज़ पॉसिबल ये पूछ लिया आपसे जाए। स्पेशली ये वाला तो हैदराबाद में जो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखा गया कि साइक्लोपायाजोनिक एसिड कोदो मिलेट के अंदर भी था। तो अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट और एक यहाँ पे थीम निकल के आ रहा है कि एलिफेंट्स के अंदर भी साइक्लोपायाजोनिक एसिड मिला, कोदो मिलेट के अंदर भी बड़ा हुआ साइक्लोपायाजोनिक एसिड मिला। मतलब एलिफेंट्स ने शायद इन्हीं क्रॉप्स को खाकर वो बीमार हो गए और उनकी डेथ हो गई। तो ये साइक्लोपायाजोनिक एसिड है क्या, कहाँ से आता है ये, और इससे डेथ क्यों हो रही है? एक्चुअली फंगस बहुत टाइप की होती है। कुछ फंगस ऐसी होती है जो कि टॉक्सिक होती है। टॉक्सिक क्यों होती है? क्योंकि वो कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करती है जो कि ऑर्गेनिजम्स के जो नर्वस सिस्टम है, पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है उसको वो खराब कर देती है। तो ये जो केमिकल्स हैं जो कि नर्वस सिस्टम को खराब कर देते हैं, उसी को बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिन। ठीक है, तो साइक्लोपायाजोनिक क्या है? एक टॉक्सिक फंगल न्यूरोटॉक्सिन ही है। और क्योंकि ये जो क्रॉप थी कोदो मिलेट, इसके अंदर फंगस थी और ये फंगस रिलीज कर रही थी साइक्लोपायाजोनिक एसिड। तो जब एलिफेंट्स ने इस क्रॉप को खा लिया तो उन्होंने इनडायरेक्टली इस फंगस को भी कंज्यूम कर लिया। उनकी बॉडी के अंदर ये न्यूरोटॉक्सिन साइक्लोपायाजोनिक एसिड पहुंच गया एंड अनफॉर्चुनेटली उन 10 एलिफेंट्स की डेथ हो गई। तो अभी ये एक थ्योरी है, अभी भी हमें 100% नहीं पता कि क्या यही तरीका था या नहीं, बट एक थ्योरी है। इन सब पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। बाय द वे क्वेश्चन बन जाएगा कि साइक्लोपायाजोनिक एसिड अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, बताओ क्यों, ये क्वेश्चन बन सकता है। या फिर ये पूछा जा सकता है साइक्लोपायाजोनिक अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, बताओ ये क्या है। तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन होगा फंगल न्यूरोटॉक्सिन। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं केमिकल्स के बारे में, इसलिए ही यहाँ पे मैंने इसको इंक्लूड करा है। जो कोदो मिलेट है उसको वाइल्ड सीरियल भी बोला जाता है एंड ये यूजुअली फॉरेस्ट ड्वेलिंग जो ट्राइबल्स थे यूजुअली वही कंज्यूम करते थे इसको। इसका क्या है, प्रोटीन और फाइबर इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो लोग थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं या जिनको लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, वो अब कोदो मिलेट थोड़ा बढ़ चढ़ के खाने लगे हैं। और बाय द वे इंडिया भी मिलेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। मिलेट को इंडिया ने श्री अन्न का टाइटल भी दिया हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दो तीन चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने क्या प्लान करा है कि वो एलिफेंट्स के ऊपर सैटेलाइट कॉलर्स पुट करेंगी, जिसके थ्रू एलिफेंट्स की लोकेशन ट्रैक करी जाएगी और पता चलेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। इससे उनका कंजर्वेशन थोड़ा और सुधरेगा एंड उनके मूवमेंट को ट्रैक करा जाएगा। साथ में एक और प्रपोजल है कि थर्मल इमेजिंग को यूज़ करा जाए ताकि एनिमल्स की लोकेशन ईजिली पता चल जाए। तो अगर वो एनिमल्स लेट से किसी खेत के बहुत ज़्यादा पास जा रहे हैं या कोई एनिमल बीमार है और वो हिल नहीं रहा है, तो थर्मल इमेजिंग से ये चीज़ें पता चल जाएगी। थर्मल इमेजिंग यूजुअली होती है इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। हर केस में नहीं, बट ज़्यादातर केसेस में इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू ही थर्मल इमेजिंग की जाती है। और अगर ये मेजर काम करेंगे तो ऑब्वियसली ट्रैप कैमरास भी लगाए जाएंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू एनिमल का जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करने की बात की जा रही है, ताकि फ्यूचर में ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं वो तुरंत पकड़ में आ जाए। नेक्स्ट, Q2 indicators suggest steady momentum Moody's ratings. So इंडिया के अंदर जो Q2 ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, मतलब वो हम एग्जिट कर चुके हैं। तो Q2 क्या होता है, इसका क्या मतलब है? इंडिया का जो नॉर्मल ईयर है वो तो जनवरी टू दिसंबर चलता है, लेकिन इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है इंडिया का, उसका जो टाइमलाइन है वो है अप्रैल टू मार्च, मतलब अप्रैल ऑफ 2024 टू मार्च 2025। ठीक है, अब ये हो गए 12 महीने। इन 12 महीनों को डिवाइड कर दिया जाता है 4-4 महीने के ग्रुप में। ठीक है, तो पहले 4 महीने का ग्रुप क्या होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, दूसरे 4 महीने का ग्रुप क्या होगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। राइट, सॉरी मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी। एक्चुअली ये 4-4 नहीं, ये 3-3 महीने के गैप में होगा, वरना वो 4-4 महीने में तो वो 16 हो जाएगा। तो ये 3-3 महीने के गैप में होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट और ये जो 3 महीने का ग्रुप है, इन्हीं को क्वार्टर बोल देते हैं। तो जो पहला क्वार्टर था वो क्या था? अप्रैल, मई, जून। एंड जो दूसरा क्वार्टर था वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर।
तो जो सितंबर है वो जा चुका है और क्वार्टर टू खत्म हो चुका है। अभी हम थर्ड क्वार्टर में है, जो कि है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और जो आखिरी क्वार्टर होगा वो होगा जनवरी फरवरी मार्च। सो अभी हम थर्ड क्वार्टर में है, तो क्वार्टर टू का डेटा अब आ चुका है और उसमें पता चला है कि जो इंडिया की ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्टडी हुई है, वो थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, क्योंकि क्वार्टर वन के जो नंबर्स थे वो अच्छे नहीं थे। क्वार्टर टू में जो नंबर्स हैं वो थोड़े इम्प्रूव हो चुके हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आरबीआई की भी जो रिसेंट रिपोर्ट है, उन्होंने बोला है कि क्वार्टर टू की जो जीडीपी है वो अराउंड 6.8% के अराउंड ही ग्रो हुई है। अभी क्वार्टर वाइज मंथली जो डेटा है हमारे लिए काम का नहीं होता, हमारे लिए काम का होता है पूरे ईयर का डेटा। ठीक है, ये डेटा आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा। जो ईयरली डेटा है ना वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है, बट इसको पढ़ के आपको एक ट्रेंड समझ में आता है कि क्वार्टर टू की जो ग्रोथ है वो अराउंड 6.8% है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन जो ये पर्टिकुलर न्यूज़ है इसमें ये लिखा है कि ये बिलीव करा जा रहा है कि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। इन्फ्लेशन ज़्यादा है मतलब चीज़ों की प्राइस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये बोला जा रहा है कि अभी आरबीआई की दिसंबर में ना एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग होने वाली है। इसके अंदर आरबीआई शायद इंटरेस्ट रेट को कट ना करे। अब इसका क्या मतलब होता है, बहुत ही ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ। देखो, आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, ठीक है, और बैंक्स नॉर्मल लोगों को लोन देता है। ठीक है, अब आरबीआई जब बैंक्स को लोन देता है तो उसकी कोई इंटरेस्ट रेट होती है, कोई ब्याज दर होती है। तो अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया, मतलब इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, तो बैंक्स को जो लोन है ना आरबीआई से बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा। तो अगर बोलना चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो आरबीआई से लोन मिल रहा है बैंक्स को, अब वो सस्ता हो गया, वो चीप हो गया। तो क्योंकि बैंक्स को खुद को ही चीप लोन मिल रहा है, तो जब कोई आम आदमी बैंक से लोन लेना आएगा तो बैंक भी आम आदमियों को चीप लोन देगा, सस्ता लोन देगा। तो अगर आप सोचो, अगर हमें सस्ता लोन बैंक से मिल रहा है तो हम बढ़ चढ़ के लोन लेंगे। इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग लोन ले लेंगे और बहुत सारे लोगों के पास हाथ में पैसा आ जाएगा। अब हाथ में पैसा आता है लोगों के पास, तो वो क्या करते हैं, ओवरऑल मार्केट में चीज़ों की डिमांड बढ़ा देता है, क्योंकि लोग अब पैसा लेके चीज़ें खरीदने जाएंगे और जैसे डिमांड बढ़ती है प्राइस भी बढ़ जाती है। लेकिन वेट, अभी हमने क्या देखा, प्राइस तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो अगर आरबीआई रेट कट करेगा तो प्राइस और बढ़ जाएगी। इसलिए शायद आरबीआई रेट कट ना करे। तो ये भी एक यहाँ पे स्पेकुलेशन की जा रही है। और मूडी रेटिंग जैसे एक ऐसी कंपनी है जो डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज को रेट करती है कि वहाँ पे ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ वगैरह कैसी है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। इंडिया वॉइसेस डिसेंट अगेंस्ट ट्रेड बैरियर्स लिंक टू अमेजन। ये जो अभी COP29 चल रही है अज़रबैजान के बाकू के अंदर, वहीं पे ये एक और उसकी न्यूज़ है जहाँ पे इंडिया ने एक और चीज़ को हाईलाइट करा है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ग्रो हो चुकी हैं अब। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ का अब टाइम है ग्रो होने का, और हमारे पास पैसे और टेक्नोलॉजी की अभी कमी है काफ़ी। तो जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम ग्रो कर रहे हैं वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, वो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ और ऐसे मैकेनिज्म्स को हम यूज़ कर रहे हैं जिसके कारण हम फॉसिल फ्यूल को थोड़ा ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं ट्रांजिशन करने के लिए। हम ट्रांजिशन करना चाहते हैं फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी से रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड इकोनॉमी के अंदर। ये हम करना चाहते हैं और हम कमिटेड हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन इसमें टाइम लगेगा ना, इसमें कुछ टाइम लग जाएगा। जैसे इंडिया का टारगेट है कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। कार्बन न्यूट्रल मतलब जितना कार्बन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना कार्बन हम कैप्चर और स्टोर भी कर रहे हैं। अब इसमें 2070 का टाइम है, तो कितना टाइम लग जाएगा हमें कंप्लीटली एक सस्टेनेबल इकोनॉमी बनने में। तो उसके बीच में हमें ट्रांजिशन फेज में तो फॉसिल फ्यूल को बर्न करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो फॉसिल फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं उसी के थ्रू बहुत सारी इंडस्ट्री चलती हैं और इस इंडस्ट्री से बहुत सारी गुड्स और प्रोडक्ट्स बनते हैं। सिंपल, यही जो प्रोडक्ट्स हैं ये हम बेचते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ को। अब यूरोपियन यूनियन एक डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसने एक ऐसा सिस्टम निकाला है कि अगर कोई भी कंट्री अपने प्रोडक्ट्स को, गुड्स को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करती है ना, तो हम उनके प्रोडक्ट्स को हमारी कंट्रीज़ के अंदर आने ही नहीं देंगे। हम उन पे एक इम्पोर्ट बैन लगा देंगे।
तो ये एक ट्रेड का बैरियर बन के आ चुका है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि ये जो बैन है ना इंपोर्ट पे डेवलपिंग कंट्रीज के गुड्स पर, जो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस के प्रोडक्शन के दौरान बन रहे हैं, वो यूनिलेटरल एक डिसीजन है। यूनिलेटरल मतलब हमसे तो बात भी नहीं की उन्होंने, हमारा पर्सपेक्टिव तो सुन लेते कि भाई हमें थोड़ा टाइम लगेगा ट्रांजिशन करने में रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, तो प्लीज़ वी नीड दिस टाइम। तो मीन वाइल तो आप थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो ना। बट यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ ने, बहुत सारी डेवलप कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बैरियर लगा दिया कि अगर तुम डेवलपिंग कंट्री हो, तुम्हारी कंट्री में जो प्रोडक्ट है वो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करके बना है, तो हम उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे। ये कुछ डेवलप कंट्रीज़ बोल रही हैं। अब इससे बहुत बड़ा नुकसान है और आप ये खुद भी सोच सकते हो। पहला नुकसान तो ये है कि देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज़ की। दूसरी चीज़, अगर इम्पोर्ट रोक देंगे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की प्रोडक्ट्स का, तो उससे डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास पैसा कम आएगा। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास पैसा कम आएगा, तो वो ये जो ट्रांजिशन है ना फॉसिल फ्यूल का रिन्यूएबल एनर्जी में, ये इसका टाइम और बढ़ जाएगा और ये और ज़्यादा डिले हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो इंडिया ने हाईलाइट करी है और बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ ने भी हाईलाइट करी है। तो इंडिया ने वॉइस करा है अपना डिसअप्रूवल प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स के अगेंस्ट। तो यही है प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ले रही हैं और वो ट्रेड बैरियर्स लगा के ले रही है। मतलब उन्होंने इंपोर्ट को रोक दिया ना, तो वो एक तरह से इंटरनेशनल ट्रेड में एक बैरियर बन के आ गया, ठीक है, कार्बन एमिशन के बेसिस पे। एंड यूनाइटेड नेशन की जो ये समिट है, इससे एक हफ्ते पहले चाइना ने भी ये बात करी थी और चाइना ने बोला था कि जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो यूनिलैटरल रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड मेजर्स है ना, इन पे बात की जाए। यूनिलैटरल का मतलब क्या है? मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो अपने आप ही ये डिसीजन ले रही हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ डिस्कस भी नहीं कर रही, ना ही उनको कोई ऐसा टाइम पीरियड दे रही है जिसमें वो कुछ चीज़ें मैनेज कर पाए। अपने आप ही बोल दिया कि भाई आज से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे या कुछ टाइम बाद हम इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो ये यूनिलैटरल रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड मेजर इज़ नॉट अ गुड थिंग। एंड अ रिजीम ऑफ यूनिलैटरल ट्रेड मेजर्स ऑन क्लाइमेट चेंज, इंडिया ने भी इस पर हाईलाइट किया कि ये कॉस्ट बढ़ा देता है ट्रांजिशन की। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया कि हम चाहते हैं फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, उसके लिए हमें पैसा चाहिए। अगर हम हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा हमें मिल रहा था वो पैसा ओवरऑल कम हो जाता है। इसके कारण जो ये ट्रांजिशन हमारा है ये डिले हो जाता है और इसकी कॉस्ट भी थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, लो कार्बन इकोनॉमी बनने में और टाइम लग सकता है और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है वो बनना। तो ये जो मेजर है ये डिस्क्रिमिनेटरी है और मल्टीलेटरल जो कोऑपरेशन है उसके लिए डेट्रीमेंटल है एंड दे वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ऑब्वियसली ये तो काफ़ी ऑब्वियस है। फिर चाइना की भी पिटिशन थी जहाँ पे चाइना ने पिटिशन आगे रखी बेसिक कंट्रीज़ के बिहाफ पर। अभी बेसिक कंट्रीज़ क्या है? ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक ग्रुप है। ये बेसिक कंट्रीज़ बनते हैं 2009 के अंदर, यहाँ पे ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना साथ में आते हैं सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के बिहाफ पर नेगोशिएशन करने के लिए। किसके साथ? डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ। मतलब जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका एक तरह से स्पोक्स पर्सन बन के बेसिक कंट्रीज साथ में आती है। फिर पिटिशन इज प्राइमरी डायरेक्टेड अगेंस्ट, ये जो पिटिशन है ये यूरोपियन यूनियन का एक मैकेनिज्म है। इसी की बात करी थी ना मैंने यहाँ पे कि जो यूरोपियन यूनियन है वैसे उन्हीं का एक मैकेनिज्म है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस से बने हुए प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट होने से मना कर रहा है। एंड ये जो मैकेनिज्म है उनका, इसका नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस कंट्री ने लॉन्च करा है? तो किसी एक कंट्री ने नहीं करा, 27 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है यूरोपियन यूनियन, उसने लॉन्च करा है। तो ये एक टैक्स लगा देता है प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी यूरोपियन यूनियन के अंदर इंपोर्ट करी जाएंगी। ठीक है, और वो कार्बन एमिशन जिसमें ज़्यादा हो रहा है उनके प्रोडक्शन के अंदर। और ये जो CBAM है ये अभी ट्रांजिशन फेज में है और ये चालू हो जाएगा जनवरी 1 से 2026। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो, जो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इंडिया ने ये जो बात करी ना कि हमें यूनिलैटरल रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड मेजर्स के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, चाइना ने भी बोला है, बेसिक कंट्रीज चारों साथ में आके भी इन्होंने ये पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पे कहीं भी यूरोपियन यूनियन या फिर इस CBAM का मेंशन नहीं है। यहाँ पे लिखा है आर्बिट्ररी एंड अनजस्टिफाइबल यूनिलैटरल मेजर्स, लेकिन सबको पता है यहाँ पे बात CBAM की ही की जा रही है। ठीक है, तो यही है आज की न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। हैव अ गुड डे।